नमस्कार दोस्तों। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में रफली 200 बिलियन गैलेक्सीज है, जिसमें से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है, जिसका डायमीटर अराउंड 1 लाख लाइट ईयर्स है। इस मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स और थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स है। इसमें से हमारा प्लैनेटरी सिस्टम, जिसे हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं, वो मिल्की वे गैलेक्सी के आउटर स्पाइरल आर्म में लोकेटेड है। सोलर सिस्टम जो है वो सन, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स, प्लूटो, होमिया और एरिस जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स और मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स से बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कब और किस तरह से हुआ था। सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन अराउंड 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स पहले एक इंटरस्टेलर गैस और डस्ट के एक जायंट और डेंस क्लाउड से हुआ था, जो मिल्की वे गैलेक्सी के आउटर स्पाइरल आर्म में लोकेटेड था। एस्ट्रोनॉमर्स इसे नेबुला कहते हैं। इस जायंट और डेंस क्लाउड में एक स्मॉलर रीजन होता है जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, मतलब वो रीजन जहां हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। माना जाता है कि एक नियर बाय सुपरनोवा एक्सप्लोजन के शॉकवेव से ये सोलर नेबुला कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से एक तरह की गैस और डस्ट की एक फ्लैट, जायंट और स्पिनिंग डिस्क बनती है, और इस डिस्क का साइज अराउंड 30 बिलियन किलोमीटर इन डायमीटर माना जाता है। अब इस स्पिनिंग डिस्क में मोस्ट ऑफ द मटेरियल ग्रेविटी की वजह से सेंटर की ओर एक्यूमुलेट होने लगता है, जो आगे चलकर प्रोटोस्टार बनता है। इस प्रोटोस्टार में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पर इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। और अराउंड 50 मिलियन ईयर्स के बाद इस प्रोटोस्टार के कोर में टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने लगता है, मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक दूसरे से मिलकर हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये प्रोटोस्टार हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये प्रोटोस्टार एक स्टार में बदल जाता है। इसी प्रोसेस से सन का फॉर्मेशन भी होता है, और इस रिलीज हुई एनर्जी की वजह से सन हमें शाइन करता दिखाई देता है। तो इसी न्यूक्लियर फ्यूजन और एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से सन हीट और लाइट एमिट करता रहता है। जब प्रोटोस्टार बनता है तो उसके सराउंडिंग में एक लेफ्ट ओवर गैस और डस्ट की रोटेटिंग डिस्क बनती है, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इस रोटेटिंग डिस्क में वो मटेरियल होता है जो सन में एक्यूमुलेट या मर्ज नहीं हो पाया। ये लेफ्ट ओवर गैस और डस्ट भी ग्रेविटी की वजह से एक्यूमुलेट होते हैं और क्लम्प्स बनाते हैं, जिसे प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। ये स्मॉलर प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं और आपस में मर्ज होकर साइज में और भी बड़े होते रहते हैं, और ये लार्जर प्लैनेटेसिमल्स इवेंचुअली एक दूसरे से कोलाइड करके एक प्रोटोप्लैनेट बनते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्ली सोलर सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोप्लैनेट्स एग्जिस्ट करते थे, जो बाद में या तो आपस में मर्ज हो गए या तो ड्वार्फ प्लैनेट्स और स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज में कन्वर्ट हो गए। फिर बाद में ये प्रोटोप्लैनेट्स भी ग्रेविटी की वजह से अपने आसपास के रीजन से और ज़्यादा मैटर एक्यूमुलेट करते रहे, और इवेंचुअली ये प्लैनेट्स बन जाते हैं। कुछ मैटर एक्यूमुलेट होकर जो उनके साइज की वजह से प्लैनेट नहीं बन पाए, वो एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोरॉइड्स और स्मॉलर मून्स बन जाते हैं। कुछ बॉडीज जिनका साइज इनसे ज़्यादा होता है वो प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स या लार्ज मून्स बन जाते हैं। तो मतलब इनिशियली सभी प्लैनेट्स एक माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स ऑफ डस्ट जितने ही होते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली एक्रीशन और कोलाइजन की वजह से ये इतने बड़े हो जाते हैं जिनका साइज अराउंड 10 से 100 मिलियन इन डायमीटर तक पहुंच जाता है, और ये प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं। फिर बाद में ये प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से कोलाइड और मर्ज होकर प्रोटोप्लैनेट्स, और फिर प्रोटोप्लैनेट से प्लैनेट्स बनते हैं। अर्थ का फॉर्मेशन भी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले इसी प्रोसेस से हुआ था। अर्ली अर्थ के फॉर्मेशन के वक्त अर्थ का कोलाइजन लेफ्ट ओवर प्लैनेटेसिमल्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और दूसरे डेब्रिस से कंटिन्यूसली होते रहता था। इस पीरियड को लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट भी कहा जाता है, जो अराउंड 4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इस फेज में अर्थ एक मोल्टन रॉक के फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से हेवी मटेरियल कोर में सिंक हो जाते हैं और लाइटर मटेरियल्स सरफेस की ओर आने लगते हैं, और इसी से अर्थ का कोर, मेंटल और क्रस्ट बनता है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये कोलाइजन्स कम होते गए, वैसे वैसे ये अर्थ का टेम्परेचर भी कम होते गया, और फिर वॉल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज और इरोजन जैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस से कंटिन्यूसली अर्थ का इवोल्यूशन होते जाता है, और अर्थ ही सोलर सिस्टम में सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है। अर्थ के सबसे नजदीक का रॉकी ऑब्जेक्ट मून है, जो अर्थ से अराउंड 3,84,400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मून का साइज अर्थ के साइज से अराउंड 1/4 टाइम स्मॉलर है। साइंटिस्ट का मानना है कि अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स पहले प्रोटो अर्थ का कोलाइजन एक मार्स साइज्ड थिया नाम के प्रोटोप्लैनेट से हुआ होगा। इस कोलाइजन से कुछ मटेरियल अर्थ में मर्ज हो गया और कुछ मटेरियल स्पेस में इजेक्ट हो गया, और अर्थ की ऑर्बिट में एक्यूमुलेट और कंडेंस होकर मून बना होगा। इनिशियली जब मून का फॉर्मेशन हुआ तब वो अर्थ के बहुत ही पास में ऑर्बिट करता था, लेकिन अभी की स्टडीज बताती है कि अभी हर साल मून अर्थ से अराउंड 1.5 इंचेस पर ईयर दूर होते जा रहा है, और इस फिनोमेना को लूनर रिसेशन कहा जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सोलर सिस्टम स्टेबलाइज होते रहता है
और सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में सेटल हो जाते हैं। सन से निकली हुई सोलर विंड भी सोलर सिस्टम से बहुत से डस्ट और गैस को क्लियर कर देती है। अर्थ की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है जो सोलर विंड और कॉस्मिक रेज से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। इसकी वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर भी प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन वीनस और मार्स की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से उनका एटमॉस्फेयर सोलर विंड से लॉस्ट होते गया और एटमॉस्फेयर बहुत थिन हो गया। इनर सोलर सिस्टम के रीजन्स में इतनी ज़्यादा हीट होती है कि यहाँ आइस और गैस सर्वाइव नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ रॉकी मटेरियल ही इस हीट को सर्वाइव कर सकता है। इस वजह से जो प्लैनेट्स सन के पास हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, वो सब रॉकी प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। और आउटर सोलर सिस्टम के रीजन्स में टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ आइस और गैस सर्वाइव कर सकते हैं और इसलिए वहाँ जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट्स और यूरेनस एंड नेपच्यून जैसे आइस जायंट्स का फॉर्मेशन होता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मेनली रॉक्स और मेटल्स के बने हैं। जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट्स मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से, और यूरेनस और नेपच्यून जैसे आइस जायंट्स मेनली वाटर, अमोनिया और मीथेन जैसे वॉलेटाइल सब्सटेंस से बने हैं। जो प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के बाहर किसी और स्टार को ऑर्बिट करते हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। फर्स्ट एक्सोप्लैनेट 1992 में डिस्कवर हुआ था और एज ऑफ 1 अगस्त 2023 4047 प्लैनेटरी सिस्टम्स में टोटल 5484 कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 875 प्लैनेटरी सिस्टम्स में तो एक से ज़्यादा प्लैनेट्स भी है। जो क्लोजेस्ट नियर बाय स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक स्मॉल और लो मास स्टार है जो हमारे सन से अराउंड 4.2465 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इसका मास अराउंड 12.5% ऑफ द सन मास है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के अराउंड 3 एक्सोप्लैनेट्स भी डिस्कवर्ड हुए हैं, जिनके नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी। मिल्की वे गैलेक्सी में गैलेक्टिक सेंटर से सन का डिस्टेंस कुछ 26,660 लाइट ईयर्स है और सन मिल्की वे गैलेक्सी में एक रिवॉल्यूशन अराउंड 230 मिलियन ईयर्स में कंप्लीट करता है, जिसे गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सोलर सिस्टम का जो एंटायर मास है उसका 99.86% तो सिर्फ सन ही कंटेन करता है, और जो रिमेनिंग मास है वो प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अर्थ और सन के साइज का कंपैरिजन करें तो सन का डायमीटर अराउंड 13,92,000 किलोमीटर है, जो अर्थ के डायमीटर से अराउंड 109 टाइम्स बड़ा है। 1.3 मिलियन अर्थ्स सन के अंदर फिट हो सकती है। सन का मास अर्थ के मास से अराउंड 3,30,000 टाइम्स ज़्यादा है और अर्थ से सन का डिस्टेंस रफली 150 मिलियन किलोमीटर मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है। सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में अराउंड 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स का टाइम लगता है। इसका मतलब है कि जब हम सन को देखते हैं तो हम एक्चुअली उस वक्त की लाइट को देख रहे होते हैं जो 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स पहले निकली थी। सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365.25 डेज मतलब अराउंड 1 ईयर का टाइम लगता है। वहीं दूसरी ओर इनर मोस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी को 88 डेज का और आउटर मोस्ट प्लैनेट नेपच्यून को कुछ 165 ईयर्स का टाइम लगता है। अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड 29.78 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब अर्थ सन के अराउंड 1,07,208 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवॉल्व करती है। सन का सरफेस टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्रीज फ़ारेनहीट या 5,500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सन के कोर का टेम्परेचर अराउंड 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहीट है, मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। हर एक सेकंड में सन का कोर 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस में 4 मिलियन टन्स ऑफ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अकॉर्डिंग टू नासा, आपको सन की एनर्जी मैच करने के लिए हर सेकंड 100 बिलियन टन्स ऑफ डायनामाइट एक्सप्लोड करना होगा। सन का मेन सीक्वेंस लाइफ स्पेन अराउंड 10 बिलियन ईयर्स का माना जाता है, जिसमें से फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी सन का 5 बिलियन ईयर्स ऑफ मेन सीक्वेंस लाइफ स्पेन बाकी है। एक्चुअली सन भी मोस्ट अदर स्टार्स की तरह मेनली 98% हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और साथ में अदर एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन। अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स से सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और आते 5 बिलियन ईयर्स तक भी यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि सन के कोर में हाइड्रोजन कम होते जाएगा और हीलियम बढ़ते जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हाइड्रोजन इतना कम हो जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस धीरे धीरे रुकने लगेंगे और इसी दौरान ग्रेविटी की वजह से सन का कोर भी कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा और उसमें हीट बढ़ते जाएगी और इस इंक्रीज टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन का एक नया फेज स्टार्ट होगा। मतलब अब जो हाइड्रोजन सन के कोर के आउटर लेयर्स में है जो पहले यूज नहीं हुआ,
अब वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे कोर के आउटर लेयर्स में हाइड्रोजन बर्न होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे ही आउटवर्ड प्रेशर जनरेट होगा। इससे सन के आउटर लेयर्स एक्सपांड होंगे और वो एक रेड जाइंट में बदल जाएगा। इस वक्त सन का साइज और ब्राइटनेस टेम्पररी इंक्रीज हो जाएगा। माना जाता है कि उस वक्त सन का साइज इतना बड़ा होगा कि उसका रेडियस अर्थ के ऑर्बिट तक एक्सटेंड हो सकता है। मतलब सन मर्क्यूरी और विनस को एनगल्फ कर जाएगा और अर्थ को भी पॉसिबली डिस्ट्रॉय कर देगा। बट इस प्रोसेस में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। साथ ही साथ में जैसे जैसे सन का कोर भी कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है तो उसके प्रेशर और टेम्परेचर से कोर में हीलियम फ्यूजन भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब सन के कोर में हीलियम फ्यूजन फेज स्टार्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन, कार्बन और मैग्नीशियम जैसे हेवियर एलिमेंट्स फॉर्म होंगे। ये हीलियम कोर बर्निंग फेज और हाइड्रोजन शेल बर्निंग फेज दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। इस हीलियम फ्यूजन फेज में सन के आउटर लेयर्स और भी ज़्यादा एक्सपांड होंगे और जब कोर में हीलियम भी खत्म हो जाएगा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से कोर और आउटर लेयर्स के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इस डिस्टर्ब बैलेंस की वजह से कोर तो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन आउटर लेयर्स कोर की ग्रेविटी के प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये होगा कि सन अपने आउटर लेयर्स को स्पेस में इजेक्ट कर देगा। ये इजेक्टेड लेयर से एक तरह का गैस और डस्ट का शेल बनेगा, जिसे प्लेनेटरी नेबुला कहते हैं। और अब कोर में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही रह जाएंगे और सन एक स्मॉल और डेंस व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, जिसका साइज अर्थ के जितना ही होगा। ये व्हाइट ड्वार्फ प्राइमरीली ऑक्सीजन और कार्बन से बना होगा, जिसमें फ्यूजन रिएक्शंस नहीं होंगे और ग्रेजुअली बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये कूल हो जाएगा। ये व्हाइट ड्वार्फ फेज सन के स्टेलर इवोल्यूशन का लास्ट स्टेज होगा, जहां उसका एनर्जी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा और वो ग्रेजुअल कूलिंग प्रोसेस में एंटर करेगा। जो भी एनर्जी एमिट होगी वो पहले के फ्यूजन स्टेजेस से लेफ्ट ओवर हीट से होगी और जब धीरे धीरे ये हीट भी खत्म हो जाएगी, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। मतलब वो इतना कोल्ड हो जाएगा कि उसका विजिबल लाइट एमिशन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएगा। वो किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा और स्पेस में सिर्फ एक डार्क नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बनकर रह जाएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थ के फॉर्मेशन के बाद अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन किस तरह से हुआ था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।